Good morning, children. Today we are going to start off with a new chapter in history. The name of the chapter is Turkish Invasion of India. Prophet Muhammad, in the earlier chapter you have read the coming of the Islam. By Prophet Muhammad, he established the Islam religion. Now Prophet Muhammad, he preached a new religion in Arab. This religion was followed and they were called the Muslims. After Prophet Muhammad's death, the Caliphs fought many battles to spread and religions. You have read about Umayyads and Abbasids. Islam was also spread through trade also, because they used to go to other countries for trading. And the Arab merchants propagated the new faith wherever they went. और जहाँ जाते थे वो अपनी धर्म का प्रचार भी करते थे. Islam thus spread to West Asia. इस तरह वो कहाँ कहाँ पे फैल गया? West Asia, Northern Africa and Eastern Europe में. Arrival of the Arabs. India's trading relation with Arabia existed as early as the 7th century CE. Some Indian kingdoms imported horses from Arabia. सबसे ज़्यादा क्या वहाँ पे किस तरह से पहले भी इन लोगों के अरब के साथ व्यापार होते थे. और क्या चीज़ होती थी व्यापार में, किस चीज़ का? हॉर्सेस, क्योंकि अरब के घोड़े बहुत होते थे तो वहाँ से घोड़े लाए जाते थे. विद टाइम द अरब मर्चेंट सेटल इन द मालाबार कोस्ट. धीरे धीरे करके जब ये लोग व्यापार करते थे तो थ्रू सी के थ्रू आते थे, तो केरला के मालाबार कोस्ट की तरफ से आते थे. तो धीरे धीरे वहाँ पे ये लोग सेटल होने लगे. दे स्प्रेड देयर फेथ एंड बिल्ट मॉस्क्स. वहाँ पे जब वो रहने लगे तो भाई उन अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए उन्हें मस्जिद की भी, मॉस्क की ज़रूरत थी, वो भी बनाने लगे. द इंडियन रूलर्स दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द रिलीजर्स. और जो इंडियन रूलर्स थे उनको इस सब चीज़ों से कोई भी वो नहीं था कि ये लोग क्यों अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. वो उन्होंने उनको छूट दे रखी थी. इन द 8th century CE इंडिया विटनेस्ड एंड अरब इन्वेजन. और 8th century CE में इंडिया में एक अरब जो आक्रमणकारी है वो आए. उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम. ये जनरल थे. उमायद डायनेस्टी पहले भी आप पढ़ चुके हैं. कॉन्कर्ड, उन्होंने सिंध को कॉन्कर्ड किया 712 में और मुल्तान को 713 में. दीज टेरिटरीज रिमेन्ड अंडर अरब कंट्रोल फॉर नियरली 1.5 century. और मुल्तान और सिंध ये दोनों ही करीब 150 साल इन लोगों के उमैयद डायनेस्टी के अंडर में रही. द अरब इन्वेजन लेड टू अ मोर डिफाइंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन अरेबिया एंड इंडिया. ये जो अरब का इन्वेजन था इसने इंडिया और अरब के बीच में कई सारे जो कल्चर्स के एक्सचेंज हुए, उससे कई नई चीज़ों का लोगों को पता चला. अरब ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत बुक्स इनटू अरबिक. उन लोगों ने बहुत सारे संस्कृत बुक्स को अरबी में ट्रांसलेट किया. और उन्होंने they developed the science of astronomy and mathematics, especially numerals. The Arabs gradually adopted to the Indian way of life. धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों के रहन सहन को भी अपनाने लगे. and intermingled freely with the local people. और यहाँ के लोगों के साथ वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगे. The Arabs were followed by the Turks. अच्छा, अरब के आक्रमण के बाद यहाँ पे इंडिया में किसने आक्रमण किया? टर्क्स लोगों ने. From 1000 onwards, many Turkish invaders entered India through the mountain passes in the north west. ये लोग किस तरफ से आते थे? पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में जो पासेस होते थे. पासेस क्या है? माउंटेन के बीच में जो जगह होती थी उसको पासेस बोलते हैं, जो रास्ता होता था. महमूद ऑफ गजनी जो था ये पहला था. इट वॉज द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेजन जिसने कई बार भारत पे आक्रमण किया. महमूद ऑफ गजनी. Mahmud was the ruler of Ghazni, now in Afghanistan. He wanted to raise a large army and make Ghazni the most powerful kingdom in the region. महमूद जो थे, महमूद गजनवी के नाम से फेमस है. ही वॉज द रूलर ऑफ गजनी. ये कहाँ पे था? इट वॉज इन अफगानिस्तान. अभी अफगानिस्तान में है, पहले ये सब एक था. एंड ही वॉन्टेड टू रेज, ये एक बहुत बड़ी आर्मी, ही वॉन्टेड टू रूल, एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बनाना चाहते थे. और ये एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ रहना चाहते थे. बिकॉज ही वांटेड टू जस्ट वेल्थ गेन करना चाहते थे. क्योंकि वेल्थ इसलिए गेन करना चाहते थे, उनको आर्मी लार्ज रखने की, और एक बड़ी आर्मी का खर्चा उठाने के लिए वेल्थ बहुत ज़रूरी था. तो इसी के लिए इसने ये सुना कि इंडिया में वेल्थ बहुत है, इसलिए इसने डिसाइड किया कि ये इंडिया में आक्रमण करेंगे, इन्वेड करेंगे. ही वांटेड टू इन्वेड इंडिया. महमूद इन इंडिया. इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर्स, 1000 से लेकर 1026 तक महमूद ने इंडिया में 17 टाइम्स इन्वेशन किया. 17 बार आक्रमण किया इन्होंने सिर्फ 26 सालों में. ही टुक एडवांटेज ऑफ द वीक. और क्या रीज़न क्या था यहाँ पे आक्रमण करने का? अगर किसी पावरफुल में शुरू में ही उसको किसी पावरफुल राजा ने हरा दिया होता तो वो बार बार यहाँ आक्रमण नहीं करता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसको क्या हुआ, यहाँ पे उसने देखा, एडवांटेज लिया कि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी ही ख़राब थी. कोई भी यूनिटी नहीं थी रूलर्स में, आपस में ही वो लोग हमेशा लड़ते थे.
तो रूलर्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इसीलिए वो लोग, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी, इसीलिए वो लोग महमूद को हरा नहीं पाए। महमूद्स अर्ली रेड्स वेर अगेंस्ट द हिंदू कुशी रूलर्स के अगेंस्ट में सबसे पहले उसने जो जहाँ पे आक्रमण किया वो था हिंदू कुश रूलर थे जयपाल और आनंदपाल, ये दो भाई थे हिंदू कुशी रूलर, और यहाँ ये पंजाब से अफ़गानिस्तान तक थे। इसने इन लोगों को हरा दिया और वहाँ उनसे हराने के बाद ये नहीं था कि मतलब वो अंपायर अपने अंडर में कर लेते थे, नहीं, हराने के बाद फिर उनको वहीं पे रहने दिया और कहते थे कि बस इसके बदले में तुम हमको साल में इतना पैसा दोगे बस। मतलब ही ओनली वांटेड टू टेक वेल्थ, बाकी वो उसको अपने अंडर करने में, एम्पायर को अपने अंडर करने में नहीं मानते थे। हिज सब्सिक्वेंट रेड्स वेयर अगेंस्ट द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसने कई जगह जो और भी रेड्स की, वो कहाँ पे की, जो इंडिया के टेम्पल टाउन्स थे, जैसे ये मथुरा और कन्नौज में उसने किया है 1018 में, सोमनाथ में किया 1026 में, इन सब जगह सोमनाथ टेम्पल पे ये यहाँ पे आक्रमण करता था और यहाँ पे जितना भी गोल्ड और ये सब होता था सारा वेल्थ लेके चला जाता था, यहाँ तक कि जो कीमती पत्थर होते थे उनको भी वो उखाड़ लेता था और लेके गजनी वापस चला जाता था। Away all the booty to Ghazni. Some historians believe that more than 50,000 people died defending the temple. और माना जाता है कि इतने दिनों में करीब 50,000 लोग मरे थे इस टेम्पल को बचाने के लिए। विद द प्लेंडर्ड वेल्थ महमूद क्या करता था, वो अपने गजनी के गार्डन्स को ब्यूटीफाई करता था, मॉस्क बनाता था, लाइब्रेरीज बनाता, कॉलेजेस एंड म्यूजियम्स। एक ये इन्वेडर तो था ही, मतलब आक्रमणकारी तो था ही, और एक प्लंडरर भी था, मतलब लूटपाट करने वाला। बट देयर वॉज अनदर फेस टू दिस पर्सनैलिटी, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ थी उसकी पर्सनैलिटी में। ही पैट्रोनाइज स्कॉलर्स ऑल्सो, मतलब इसको विज्ञान जो मतलब बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनको भी ये संरक्षण देता था, आर्टिस्ट को, पोएट्स को। अलबिरूनी जो थे वो महमूद के पैटर्न है, उनको इनका संरक्षण मिला हुआ था अलबिरूनी की। उन्होंने किताबुल हिंद नाम की एक किताब लिखी थी, ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जो किसके ऊपर बेस्ड है, एस्ट्रोनॉमी पे, मैथमेटिक्स पे, ज्योग्राफी पे एंड फिलॉसफी। फिरदौसी एक और ऑथर थे जिन्होंने शाहनामा लिखा, ये एक पोएट थे महमूद के कोर्ट में। महमूद इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड हैड अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये स्कॉलर्स को अपने पोएट में इनवाइट करते थे और मतलब हर दुनिया के कोने कोने से जो लिटरेरी उस टाइम लिखी गई होती थी, जो लिटरेचर या साहित्य में जितना भी कुछ हुआ होता था, उन सब की चीज़ों को वो अपने कोर्ट में मतलब उसका आंकलन करवाते थे। ही ऑल्सो फाउंडेड यूनिवर्सिटी इन गजनी, यहाँ तक कि उन्होंने गजनी में एक यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की। महमूद डाइड इन 1030, महमूद की डेथ 1030 हुई। ए स्ट्रिंग ऑफ वीक सक्सेसर लेड द गजनविद एम्पायर टू श्रिंक रैपिडली, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही जितने भी रूलर्स हुए वो बहुत ही कमज़ोर थे और इसलिए गजनवी रूल जो था वो ख़त्म हो गया। देयर वर नो फर्दर इन्वेजन्स फॉर मोर देन ए सेंचुरी, और करीब 100 साल तक कोई भी और इन्वेजन नहीं हुए, मतलब कहीं पे भी इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया। This much only for today. The next topic, Muhammad Ghori, and what were the reasons for the success of the Turks in India, that we will read or I'll discuss it or I'll explain it in the next video.